लास्ट आज के डिस्कशन में हमने डिस्कस करना है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में। जिस तरह हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है उसको हमने डिवाइड किया है तीन के अंदर, स्टेबल एंजाइना, प्रिंस मेटल एंजाइना एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ इज बेसिकली नॉट अ सिंगल डिजीज़, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। सेम उसी तरह जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है वो भी कोई एक कंडीशन का नाम नहीं है। बेसिकली तीन कंडीशंस ऐसी हैं जिनको कलेक्टिवली हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं, और इन तीन कंडीशंस को ये कलेक्टिव नाम देने की रीज़न क्या है? एक ये है कि इनकी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनकी इनिशियल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इनकी जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट है ये किस तरह होती है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इन तीनों वजह से हमने इन तीनों कंडीशन को एक ही छतरी के अंदर रखा है जिसको हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि आर्टरी के अंदर एक स्टेबल प्लेग हो तो वो स्टेबल एंजाइना होता है। अगर वही प्लेग अनस्टेबल हो, उसकी कैप रप्चर करे तो ऊपर थ्रोम्बस बन जाता है और वो थ्रोम्बस ल्यूमन को मजीद नैरो कर देता है, जिसके नतीजे में हमारे पास एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम डेवलप होता है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि acute coronary syndrome occurs due to ruptured atherosclerotic plaque with superimposed thrombus formation। अब ये सारा कंसेप्ट पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया था वर्ड्स के जरिए भी और डायग्राम भी ड्रा की थी। यहाँ पर आप एक एनिमेशन वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी सी वीडियो देख लेंगे तो आप ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह कैप रप्चर होती है और ऊपर जो है वो थ्रोम्बस बनता है। ये वैसा है कोरोनरी आर्टरी है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अभी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन गया, ऊपर उसकी कैप है। अब देखिएगा कैप रप्चर होती है, ये प्लेक है और उसके ऊपर कैप है, ये येलो वाला प्लेक है, ऊपर कैप है। ये कैप रप्चर होगी, वो देखिए रप्चर हुई और उसके ऊपर थ्रोम्बस बन गया जिसने मजीद ब्लॉकेज कर दी, मजीद ल्यूमन नैरो हो गया। ये देखें आपको कैप रप्चर क्लियर नजर आ रही है कि कैप रप्चर हुई। ये देखें ये कैप यहाँ रप्चर हुई और ऊपर थ्रोम्बस बन गया। तो यही बात लिखी है कि इट अकर्स ड्यू टू रप्चर्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक विद सुपरइम्पोज्ड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ऊपर थ्रोम्बस बना और मजीद जो है वो नैरोइंग हो गई। जब इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाए कोरोनरी वेसल के अंदर तो उससे एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। अब इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? जैसा कि पिक्चर में आपको पेशेंट नजर आ रहा है, तो चेस्ट पेन इज द मोस्ट कार्डिनल सिम्टम। ठीक है, चेस्ट पेन होता है उसको, और चेस्ट पेन के वही कैरेक्टर्स होते हैं। कार्डियक ओरिजिन का चेस्ट पेन है, जब आपकी मेडिसिन की वार्ड्स लगेंगी तो वहाँ पे जब आप हिस्ट्री लेंगे तो वहाँ पे आप ये सारे क्वेश्चन उससे पूछेंगे। वो जो पेन होता है वो वही सबस्टर्नल होता है, सेंटर में डिफ्यूज नेचर का होता है, एग्रेवेटेड बाय रेस्ट, एक्सर्शन रिलीव बाय रेस्ट। ठीक है, वो उसके होते हैं स्टेबल एंजाइना वाले। लेकिन ये जो पेन होता है ये होता है सीवियर पेन। ये इवन रेस्टिंग स्टेट के ऊपर भी डेवलप हो जाता है। क्योंकि रीजन क्या थी पेन डेवलप होने की? इस्कीमिया। स्टेबल एंजाइना के केस में इस्कीमिया सिर्फ तब होता था जब वो एक्सर्शन में जाता था, और यही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करके उसके सारे टेस्ट किए थे, चाहे वो एक्सरसाइज ईसीजी हो या मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग हो या वो एकोकार्डियोग्राफी हो। यही कंसेप्ट हमने वहाँ अप्लाई किया था कि स्टेबल एंजाइना में एक फिक्स्ड प्लेक है, इस्कीमिया तब होगा जब वो एक्सर्शन में जाएगा। इसीलिए हम उसको स्ट्रेस डालते थे ताकि हम ईसीजी चेंजेस देख सकें। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लेक अनस्टेबल है, थ्रोम्बस बना है, ल्यूमन इतना ज्यादा नैरो हो गया है कि रेस्टिंग स्टेट के अंदर भी जो उसकी डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। ऐसे है कि हमारे मसल जब रेस्टिंग स्टेट में काम नहीं करे उसको थोड़ी सी जरूरत है, लेकिन जब वो एक्सर्शन में जाएंगे तो ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब स्टेबल एंजाइना के अंदर होता क्या है कि इस्कीमिया तो होता है, ब्लॉकेज तो होती है, लेकिन उस ब्लॉकेज के बावजूद इतना ब्लड जा रहा होता है आगे कि रेस्टिंग स्टेट के अंदर उसकी डिमांड पूरी कर ले। लेकिन जब हार्ट एक्सर्शन में जाता है तब उसकी डिमांड बढ़ती है और अब वो पूरी नहीं कर पाता, तब मिस रह जाता है एक्सर्शन। इसलिए उसके जितने सिम्टम है वो आते हैं एक्सर्शन के ऊपर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थ्रोम्बस बन गया है, ल्यूमन इतना ज्यादा नैरो हो गया है कि सिम्टम उसको रेस्ट पे भी आ रहे हैं। तो इसलिए ये सीवियर चेस्ट पेन होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का,
जो कि रेस्ट के ऊपर होता है, डिफ्यूज नेचर का होता है। इतना होता है कि साथ में पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, ये सारे एसोसिएटेड फीचर्स भी आ जाते हैं। उसी तरह ये नेक में रेडिएट कर सकता है, जॉ में रेडिएट करता है, टू द लेफ्ट आर्म रेडिएट करता है। बट ऑल दीज आर द टिपिकल फीचर्स। किताबें नहीं पढ़ी हैं डिजीजेस में तो क्लिनिकल वेरी कर सकता है। चेस्ट पेन इज द मोस्ट कार्डिनल सिम्पटम, ये आपने याद रखना है। और ये थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। स्टेबल एंजाइना मैंने आपको बताया था 5 से 15 मिनट तक होता है, लेकिन ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। अब इसमें साइंस ऑफ हार्ट फेलियर भी प्रेजेंट होते हैं। साइंस ऑफ हार्ट फेलियर क्या है? लाइक पल्मोनरी एडिमा हो तो ऑर्थोपनिया है, पीएनडी है, बाइबेसिलर क्रैकल्स हैं, रेज्ड जेवीपी है, हिपैटोमेगाली है और पीडल एडिमा है। ये सारे हार्ट फेलियर के साइंस हैं और सिम्टम हैं। ये भी आपको मिलेंगे। अगर कब मिलेंगे? जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन के नतीजे में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के नतीजे में उसको क्या डेवलप हो जाए? हार्ट फेलियर। ये सारे अभी आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे मिलेंगे, कौन कौन से साइन है, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज के बाद हम नेक्स्ट जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ ही जाएंगे। तो जब हार्ट फेलियर हम डिस्कस करेंगे उसमें सारे फीचर्स की रीजन क्लियर हो जाएगी और फिर आपको याद हो जाएंगे। तो अभी उसमें ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अभी आप याद रखें कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का कार्डिनल सिम्टम जो है वो चेस्ट पेन है। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हार्ट फेलियर ही क्यों हो जाता है? बेसिकली जिस तरह आपने एक अक्सर टर्म सुनी होगी सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। सिरोसिस क्या है? एंड स्टेज लीवर डिजीज। कोई भी ऐसी क्रोनिक लीवर डिजीज हो, जब वो एंड स्टेज पे पहुंच जाती है तो सिरोसिस डेवलप हो जाता है। सेम इसी तरह है कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी डिजीज हो उसका एंड अल्टीमेटली क्या है? हार्ट फेलियर। फेलियर क्या होता है? बेसिकली कि आपके जिम्मे जो काम था आपने वो नहीं किया। आपके जिम्मे था कि आपने प्रोफ पास करना है, आपने प्रोफ पास नहीं किया, ये आपका फेलियर है। यही डेफिनेशन है सिंपल। हार्ट का काम था कि उसने ब्लड पंप करना है। अगर वो किसी भी वजह से उसका पंप फेल हो जाए, ब्लड को पंप ना कर सके, वो उसका फेलियर है। ये सिंपल डेफिनेशन है हार्ट फेलियर की। टेक्निकल डेफिनेशन है वो नहीं, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कि जब हार्ट का पंप काम करना छोड़ दे, वो ब्लड पंप ना कर सके, वो फेलियर है। अब हार्ट का पंप क्या है? बेसिकली मायोकार्डियम है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हार्ट पंप करेगा ब्लड। अगर एक पेशेंट को इस्कीमिया डेवलप हुआ, उससे इंफार्क्शन हो गया, टिश्यू की डेथ हो गई मायोकार्डियम की, तो अब वो पंप नहीं कर सकेगा ना। जब वो पंप नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। इसलिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ हार्ट फेलियर। अब एक पेशेंट को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ डेथ इन पेशेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में पीछे मैं आपको बता स्लाइड थी, अनस्टेबल एंजाइना आता है, एंडस्टेमी आता है यानी नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अगेन कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं, एंडस्टेमी क्या है, स्टेमी क्या है। राइट नाउ आप बस याद रखें कि ये 3 टर्म्स होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना कि हार्ट अटैक हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई, तो डेथ क्यों होती है? क्या इंफार्क्शन इटसेल्फ डेथ कराता है? नहीं। तो डेथ होती है ना पेशेंट की, वो हमेशा याद रखें एमआई की कॉम्प्लिकेशंस के नतीजे में डेथ होती है। एमआई डेथ नहीं कराता, एमआई से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी वजह से डेथ होती है। अगर पेशेंट की डेथ जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाए, एक पेशेंट को एमआई हुआ, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हुआ और 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो गई, तो मोस्ट कॉमन काज क्या होगा उसका? एरिथमियास। लेकिन पहला घंटा उसने छोड़ दिया, कुछ घंटे बाद जाके डेथ हुई, तो मोस्ट कॉमन रीजन क्या होगी उसकी? हार्ट फेलियर। तो ये यहाँ पे आपको बताना था। ये मैंने आपको बताया था कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर 3 चीजें आती हैं। अनस्टेबल एंजाइना आता है, एंडस्टेमी आता है एंड स्टेमी आता है। ठीक है, तो इन तीनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो ये जो पिक्चर है ये आपकी बुक से इरफान उसूल से मैंने लिया है, वहाँ पे ये टेबल बना हुआ है और बहुत ही अच्छा टेबल बना हुआ है। यही अप्रोच रखनी होती है हमने डायग्नोसिस में। हमारे पास एक पेशेंट आया जिसकी हमने हिस्ट्री ली, आप यहाँ फोकस करें सबसे पहले हिस्ट्री वाले पॉइंट पे।
और हिस्ट्री में मैं आपको क्या बताया कि तो मोस्ट कॉमन जो कार्डिनल सिम्टम है वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को ही हम एंजाइना कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि एंजाइना न्यू ऑनसेट का तो नहीं है, ठीक है, या एंजाइना रेस्ट पे हो रहा है और उसकी ड्यूरेशन 30 मिनट से कम है। स्टेबल एंजाइना में तो एक क्रोनिक प्रॉब्लम था ना, मैंने आपको बताया था वो पेशेंट स्टेबल होता है, ओपीडी में आता है। ये वाले पेशेंट स्टेबल नहीं होते, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वाले, ये इमरजेंसी के अंदर आपके पास यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। ये सीवियर चेस्ट पेन होता है और एक्यूट कंडीशन है, वो स्टेबल एंजाइना क्रोनिक कंडीशन है। हमारे पास पेशेंट आएगा, हमने देखना है कि एंजाइना न्यू ऑनसेट है और वो रेस्ट के ऊपर हो रहा है और उसकी ड्यूरेशन अगर 30 मिनट से कम है, तब वो इन दो कंडीशंस के अंदर आ जाएगा। अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है या एनस्टेमी हो सकता है। लेकिन अगर वो रेस्ट पे हो रहा है लेकिन उसकी ड्यूरेशन 30 मिनट से ज्यादा हो चुकी है, देन वो इस कैटेगरी में आ जाएगा स्टेमी। बट अगेन हिस्ट्री की बेस पे हमने लेबल नहीं करना कि ये जो है किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। जाहिर सी बात है हिस्ट्री के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है ईसीजी। स्टेबल एंजाइना में अब मैं कंपैरिजन करता जा रहा हूँ, वहाँ पे आप रेस्टिंग स्टेट पे जो ईसीजी कराते हो यूजुअली नॉर्मल मिलती है, क्योंकि वहाँ क्रोनिक प्रॉब्लम है। रेस्टिंग स्टेट पे इस्कीमिया नहीं होता, जब एक्सर्शन में जाते तब होता है, लेकिन यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट पे ही इस्कीमिया है, इसलिए यहाँ पे रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल नहीं मिलेगी। जो ये दो कैटेगरीज हैं अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी, इसमें आपको मिलेगी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये देखिए ये उसका वो है पीआर सेगमेंट और उसके मुकाबले में ये अपने लेवल से नीचे है, ये एसटी डिप्रेशन है। और अगेन मैंने आपको बताया था कि एसटी डिप्रेशन तब होती है जब सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया हो, और एलिवेशन कब होती है जब ट्रांसमिटर हो। तो अगर आपको एसटी डिप्रेशन में है तो मीन सब एंडोकार्डियल है, इसीलिए ये जो दो कंडीशन है अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी, ये इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है एज कम्पेयर टू स्टेमी, क्योंकि इसके अंदर आप एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिल रही है, इट मींस इसमें सब एंडोकार्डियल थोड़ा इस्कीमिया है। लेकिन ईसीजी कराएंगे इस केस के अंदर आपको मिलेगा एसटी एलिवेशन, तो इंडिकेट करेगा कि ये ट्रांसम्यूरल इंफेक्शन है पूरी उसकी थिकनेस का, इसलिए जो स्टेमी है ये ज्यादा सीरियस कंडीशन है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया इन दो कैटेगरीज में। अगर आपको ईसीजी पे एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिली तो आप ये कह देंगे कि इसको स्टेमी है, यही उसका नाम है। स्टेमी क्या है? STEMI, एसटी सेगमेंट, एसटी जो पहले दो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ई फॉर एलिवेशन, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो बेसिकली इसका नाम क्या बना? ईसीजी की बेस पे हमने ये दोनों टर्म्स क्लासिफाई किए हैं, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ईसीजी कराई ये मिला, आपने ये लेबल कर देंगे। लेकिन अगर आप एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिली, अगेन इन दोनों कैटेगरीज में वो आ जाएगा, लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में से कौन सी है वो अगेन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देन हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं, वो है कार्डियक एंजाइम्स। कार्डियक एंजाइम्स क्या है? बेसिकली आपने ये पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब भी सेल डेथ होती है तो व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन द सेल इज स्पिल्ड आउट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होती है। लेट्स सपोज ये एक सेल है, अब यहाँ पे अंदर कोई लेट्स सपोज एंजाइम है, जब भी इस सेल की डेथ होगी तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो लीक हो जाएगी। मेम्ब्रेन लीक बनाता हूँ इस सारे ही रेस को, चलो मेम्ब्रेन उसकी लीक हो जाएगी, मेम्ब्रेन उसकी लीक हो जाएगी, और जब मेम्ब्रेन उसकी लीक होगी तो व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन द सेल इज स्पिल्ड आउट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो इसी तरह जब हार्ट का इंफेक्शन हुआ यानी मायोकार्डियम की डेथ हुई, तो जो कुछ मायोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा, वही हमारे कार्डियक एंजाइम्स हैं। अब देखिए अनस्टेबल एंजाइना में क्या है? इंफेक्शन नहीं हुई, ये इरिवर्सिबल डेथ नहीं है टिश्यू की। एंजाइना रिवर्सिबल कंडीशन है, इसमें इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया के नतीजे में पेन होता है, लेकिन डेथ नहीं होती है टिश्यू की। ठीक है, ये ऐसे ही है कि किसी बंदे को आपने बहुत ज्यादा उसकी पिटाई कर दी, अब उसको पेन तो होगा
लेकिन इतना आप नहीं मारा कि वो मर गया है, ठीक है। एक पेशेंट की बंदे की आपने पिटाई की, उसको पेन तो होगा लेकिन वो अभी मरा नहीं है, ये कंडीशन है अनस्टेबल एंजाइना की। लेकिन जो MI है, चाहे वो एन स्टेमी हो या स्टेमी हो, उसमें आपने उसको इतना मारा है कि पेन तो होगी और फिर बाद में वो मर भी गया है। तो अनस्टेबल एंजाइना में टिश्यू डेथ नहीं होती, जबकि ये जो दो कंडीशन है एन स्टेमी, इनमें टिश्यू डेथ होती है। जब इन दोनों में टिश्यू डेथ होगी तो मेम्ब्रेन लीकेज होगी और व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन द सेल इज स्पिल्ड आउट। इसीलिए जब हम कार्डियक एंजाइम्स करवाएंगे तो वो एनस्टेमी हो, यानी नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। इसको नॉन एसटी एलिवेशन क्यों कहा? क्योंकि इसमें एसटी डिप्रेशन आती है। इन दोनों केस में आपको जो कार्डियक एंजाइम्स है वो एलिवेटेड मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन जो अनस्टेबल एंजाइना है, इसमें भी परमानेंट डेथ नहीं हुई, सिर्फ रिवर्सिबल इस्कीमिया था। सेल मेम्ब्रेन अभी तक इंटैक्ट है, टिश्यू की इंटेग्रिटी मेंटेन है, इसलिए इसमें कार्डियक एंजाइम्स नेगेटिव होंगे। तो अब इस सब के बाद हमने डिफरेंशिएट कर लिया तीनों को। हिस्ट्री की बेस पे लेबल करना सही नहीं है। ईसीजी करवाएंगे, ईसीजी पे एलिवेशन है तो वो इस कैटेगरी में आ गया स्टेमी के केस में। ईसीजी पे डिप्रेशन है तो वो इन दो में से कोई एक हो सकता है। देन कार्डियक एंजाइम्स करवाएंगे, इसमें चूंकि डेथ है इसमें भी पॉजिटिव मिलेंगे, इसमें पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव मिलेंगे। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो नीचे आप ईसीजी देख लें कि ये नॉर्मल पॉइंट है, इसके लेवल पे होना चाहिए था ऐसे, अभी उससे ऊपर उठ गया है, एसटी एलिवेशन हो गई है, तो इसको क्या हम कहेंगे? स्टेमी। कितना ऊपर उठा हो तो ये सिग्निफिकेंट है, कोई क्राइटेरिया है इसका या ऐसे ही हमने लेबल कर दिया कि एलिवेशन है? उसका एक क्राइटेरिया है। हमारे पास ईसीजी की 12 लीड्स हैं। अगली लीड आगे जो ईसीजी स्लाइड जाएगी उसमें आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी लीड्स होती हैं। 6 लिम्ब लीड्स हैं, 6 चेस्ट लीड्स हैं। लिम्ब लीड्स के अंदर क्राइटेरिया ये है कि अगर एक स्मॉल बॉक्स या उससे ज्यादा एलिवेट हो जाए। अभी आपको डब्बे डब्बे नजर आते हैं ईसीजी के ऊपर, कुछ लॉन्ग बॉक्सेस होते हैं, कुछ शॉर्ट बॉक्सेस होते हैं, स्मॉल बॉक्सेस। अभी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 4 स्मॉल बॉक्सेस एलिवेट हो चुका है, ऊपर चला गया है, इस लेवल से 4 स्मॉल बॉक्सेस ऊपर चला गया है। अगर ये लिम्ब लीड होती तो एक स्मॉल बॉक्स या उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, हम लेबल कर देंगे कि ये एसटी एलिवेशन है। लेकिन अगर ये चेस्ट लीड होती तब हम कब लेबल करते? जब 2 स्मॉल बॉक्सेस या उससे ज्यादा एलिवेट हो, उसमें वो क्राइटेरिया है। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन का भी यही क्राइटेरिया है। तो इस बेस पे हमने ये डिफरेंशिएट कर लिए तीनों। अब हमने अभी तक हमने क्या किया? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बेसिकली ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें 3 कंडीशन आती हैं, उनकी हमने पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर ली, रप्चर्ड प्लेग विद सुपर इम्पोज्ड थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एनिमेशन वीडियो से आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर्स और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ विद इन फर्स्ट आवर एंड फर्स्ट फ्यू आवर्स वो डिस्कस कर लिए। अब इनमें डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होगी, ये अप्रोच रखेंगे, हिस्ट्री, ईसीजी एंड कार्डियक एंजाइम। नेक्स्ट आगे इससे चलते हैं। ये पॉइंट है कि जो स्टेमी है इसमें ब्लॉकेज होगी आर्टरी की कंप्लीट। जो ये दोनों कंडीशन है अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी, इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होगी। लेट मी क्लियर दिस कांसेप्ट कि ये मैं कोरोनरी आर्टरी का क्रॉस सेक्शन ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ तक एक प्लेग बना हुआ था स्टेबल दोनों में, जितने ल्यूमन को इतना नैरो किया हुआ था। अब ये प्लेग रप्चर हुआ और ऊपर थ्रोम्बस बनना शुरू हुआ उस जगह पे। थ्रोम्बस ने मजीद ल्यूमन नैरो कर दिया, लेकिन इसमें सब टोटल ब्लॉकेज होती है। ये देखें थोड़ा सा ल्यूमन जो है ऊपर वाला, ये यहाँ पे मैं डॉट लगा, थोड़ा सा ल्यूमन अभी भी फ्री प्रेजेंट है अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है स्टेमी के केस में, ये कैप जो ऊपर है ये रप्चर हुई और ये थ्रोम्बस बनेगा और इसने कंप्लीट ब्लॉकेज करा देनी है, कोई ल्यूमन इसने छोड़ना नहीं है। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ आ रही है कि कौन सा ज्यादा डेंजरस होगा? स्टेमी वाला, क्योंकि उसमें कंप्लीट थ्रोम्बोसिस है कोरोनरी वेसल्स की। अनस्टेबल और एनस्टेमी है उसमें सब टोटल है। यही रीजन है कि नीचे आप देखेंगे तो इसमें एसटी एलिवेशन आएगी, क्योंकि जब कंप्लीट ब्लॉकेज हुई तो आगे ट्रांसम्यूरल इंफॉर्मेशन हुआ। इसमें सब टोटल ब्लॉकेज हुई तो इसमें आगे डिप्रेशन है, इट मींस सिर्फ वो वाला एरिया इंफॉर्मेशन हुआ जो बिल्कुल एंडोकार्डियम के नीचे है, सब एंडोकार्डियम।
और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लीड्स फॉर डिफरेंट वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने अक्सर ये मिसाल सुनी होगी कि एक अंधेरे के अंदर हाथी खड़ा कर दिया एक बंदे ने और उसने लोगों को बुलाया उस कमरे के अंदर, बिल्कुल अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, और उसने कहा कि आप हाथ लगा के बताओ कि जो हाथी है वो कैसा है। अगर एक बंदे का हाथ गया हाथी के पूंछ पे, उसने कहा कि भाई ये तो इस तरह पूंछ की तरह का होता है। एक का गया उसके कान पे, उसने उस तरह से डिस्क्राइब किया। एक का हाथ लगा उसकी सूंड पे, उस तरह डिस्क्राइब किया। एक का उसके पेट पे लगा, उस तरह डिस्क्राइब किया। तो क्लियर व्यू किसी को भी नहीं मिला। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं सामने बैठा हूँ और मेरे सामने एक बंदा बैठा है जो मुझे देख रहा है। अगर आप उससे कहेंगे कि मुझे डिस्क्राइब करे तो उसको मेरा फ्रंट नजर आ रहा है, मेरा चेहरा, मेरा नाक, आंखें, ये वो। एक बंदा मेरे पीछे बैठा है, उससे अगर आप मुझे कहेंगे डिस्क्राइब करने का, उसको बैक नजर आ रही है, उसको सर के बाल नजर आ रहे हैं पीछे से। एक को अगर आप साइड से कहेंगे उसको और व्यू नजर आ रहा है। तो अगर आपने मेरा कंप्लीट ओवरव्यू लेना है कि मेरी फ्रंट कैसा है, बैक कैसा है, साइड कैसे हैं, टॉप और इंफीरियर, ये पूरा ओवरव्यू लेना है तो आपको डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अगर हमने हार्ट का पूरा ओवरव्यू लेना है तो हमें हार्ट को डिफरेंट जगह से देखना पड़ेगा। हमें उसको इंटीरियरली देखना पड़ेगा, हमें हार्ट को इंफीरियरली देखना पड़ेगा, हमें हार्ट को एंटीरियर लैटरली देखना पड़ेगा, राइट साइड से देखना पड़ेगा, बैक से देखना पड़ेगा, तब जाके एक हार्ट की कंप्लीट पिक्चर हमारे पास आएगी। ईसीजी क्या है? ईसीजी इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर जो कुछ एक्टिविटी चल रही है उसको ग्राफ की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ईसीजी है। तो अगर हमने पूरे हार्ट की पिक्चर लेनी है तो हमें डिफरेंट एंगल्स पे देखना पड़ेगा, और देखने के लिए जो हम कैमरा लगाते हैं वो लीड्स है बेसिकली। ईसीजी अगर हम पढ़ेंगे कोई किसी सेशन में तो कंप्लीट उसकी बेसिक से स्टार्ट होंगे कि कैसे ये लीड्स डेवलप होती हैं और क्यों होती हैं, क्या इसकी रीजन है। रीजन मैंने आपको बता दी कि हमने कंप्लीट पिक्चर लेनी है, इसलिए हमने 12 लीड्स बनाई हैं। तो ये ईसीजी जो मैंने यहाँ ऐड की है ये जस्ट आपको ये शो करने के लिए है कि कौन सी वॉल को कौन सी लीड्स देखती हैं। अब ये है लीड लीड 1 और ये है AVL। अब जो ये लाइट ब्लू कलर में शो की गई है ये वाला पोर्शन, तो ये जो दो लीड्स हैं, लीड नंबर 1 और लीड नंबर AVL, ये देखती हैं लैटरल वॉल को, लेकिन अपर लैटरल वॉल को, हाई लैटरल वॉल को। अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने ईसीजी की बेसिक्स नहीं पढ़ी। राइट नाउ आप बस यहाँ याद रख लें। ठीक है, जो V5 और V6 हैं ये देखती हैं ये भी लैटरल को, लेकिन ये लो लैटरल को देखती हैं। तो हाई लैटरल के लिए लीड 1 एंड लीड AVL, V5 V6 लो लैटरल है। इंफीरियर के लिए ये हैं 2, 3 एंड AVL, ये जो ग्रीन के अंदर है ये देखेंगी इंफीरियर लीड्स को। इसी तरह ये जो V1 और V2 है ये देखेंगी सेप्टल, ये सेप्टल लीड्स हैं। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसकी इंफॉर्मेशन इन लीड्स के पास है। इसी तरह ये V3 है और V4 है, ये एंटीरियर लीड्स हैं, हार्ट की एंटीरियर वॉल को देखेंगी। तो जब हम ये 12 लीड्स पढ़ेंगे तब हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर आती है हार्ट की। तो ये एक लीड्स का कॉन्सेप्ट था। आप ये इरफान मसूद के अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिखी हुई है कि कौन सी वॉल को कौन सी लीड देखती है, लेकिन यहाँ मैंने ईसीजी इसलिए बना लिया है तो यहाँ से याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन जब आप ईसीजी पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट में जाएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा कि ये लीड्स इन्हीं वॉल को क्यों देख रही हैं, दूसरी को क्यों नहीं देख रही। ये अब ये एक और कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या होता है, उसमें अनस्टेबल एंजाइना है, एंडस्टेमी है, एंडस्टेमी है। इनमें से जो स्टेमी है, ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियम, इसमें जब ईसीजी पे चेंजेस आती हैं तो एकदम ऐसा नहीं होता कि आपको ST एलिवेशन मिल जाए। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। अब वो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस क्या है कि एक पेशेंट है वो नॉर्मल है, यहाँ तक ये पहले लेवल पे वो नॉर्मल है। अब उसको क्या हुआ कि इन्फेक्शन डेवलप हुआ, तो सबसे पहली चेंज जो आएगी वही होगी कि उसकी जो ये T वेव्स ये पीक हो जाएंगी।
पीक टी वेव, ये मिनट्स के अंदर सबसे पहली चेंज आ जाएगी कि उसकी जो टी वेव हैं वो पीक हो जाएंगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी और वो बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे वो एसटी सेगमेंट एलिवेट होना शुरू हुआ, यहाँ पे थोड़ा एलिवेटेड है, यहाँ पे और ज्यादा एलिवेटेड है, यहाँ पे और ज्यादा एलिवेटेड है। पीक टी वेव्स पहली स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे एसटी सेगमेंट एलिवेट हुआ और वो प्रोग्रेस करता गया। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, अभी यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी है कि किस तरह वो चेंजेस प्रोग्रेस करती हैं। देन यहाँ पे क्या है, आर वेव लॉस हो गई एंड देयर इज अ क्यू वेव फॉर्मेशन। ये क्यू वेव बन गई, यहाँ नहीं थी, यहाँ पे ये क्यू वेव बन गई। टी वेव इन्वर्ट हो गई, ये देखिए उल्टी हो गई, यहाँ ये सीधी थी, यहाँ ये उल्टी हो गई। और लास्ट पे क्या है कि टी वेव जो है नॉर्मलाइज हो गई एंड देयर इज अ पैथोलॉजिकल क्यू वेव, परसिस्टिंग क्यू वेव। इसकी मैं आपको इम्पोर्टेंस बता दूं कि अगर आपने एक पेशेंट की ईसीजी की तो क्या आप उस ईसीजी की बेस पर बता सकते हैं कि इसको महीनों पहले या इसको सालों पहले कोई पुराना मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है? यस, यू कैन टेल। अगर उस पेशेंट में पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स परसिस्ट कर रही हैं तो इट मींस उसको कोई पुराना इंफार्क्शन हुआ होगा। तो इन स्टेप्स के बाद एंड में ये चीज रह जाती है, क्यू वेव्स बन जाती हैं और वो परसिस्ट करती हैं। लास्ट ये कार्डियक एंजाइम्स का कांसेप्ट है। ओके, सो 10 मिनट है अभी हो गया। कार्डियक एंजाइम्स का कांसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था कि हम कार्डियक एंजाइम्स एक टेस्ट करवाते हैं जो हमें बताता है कि ये इंफार्क्शन है या ये एंजाइना है, उन दोनों में डिफरेंशिएट कर देता है। अब उनमें कार्डियक एंजाइम्स हैं कौन कौन से? दो इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होने चाहिए, एक CKMB है एंड कार्डियक ट्रोपोनिन्स हैं। इनमें से जो मोस्ट सेंसिटिव है वो कार्डियक ट्रोपोनिन्स हैं, ठीक है। लेकिन जो CKMB है इट इज एंजाइम ऑफ चॉइस फॉर रीइंफार्क्शन, बट कार्डियक ट्रोपोनिन्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रीइंफार्क्शन। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन समझने के लिए आप पहले ये नीचे याद कर लें कि ये कब कब होता है। तो CKMB है, एक पेशेंट को MI हुआ है, MI होने के 4 से 6 घंटे के अंदर CKMB राइज होना शुरू होता है, 12 से 24 घंटे के अंदर पीक लेवल पे पहुंच जाता है और 48 से 72 घंटे के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है। जबकि इसके बरक्स जो कार्डियक ट्रोपोनिन्स हैं उसी तरह जब पेशेंट को MI होता है तो 4 से 6 घंटे के अंदर राइज होती हैं और वो 2 हफ्ते तक राइज रहती हैं, 2 हफ्ते के बाद जाके नॉर्मल होती हैं। अब सपोज करें एक पेशेंट आपके पास आया है, उसको MI हुआ था, आपने उसको वार्ड में एडमिट कर दिया है, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। 5वें या 6ठे दिन वो दोबारा कंप्लेन करता है कि मुझे चेस्ट पेन होता है। अब आप देखना चाह रहे हैं कि इसको जो चेस्ट पेन हो रहा है क्या ये इसको दोबारा MI तो नहीं हो गया? तो आप कोई कार्डियक एंजाइम यूज करेंगे। आप कौन सा यूज करेंगे? आप यूज करेंगे CKMB, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये 3 दिन के अंदर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। अगर आपने पेशेंट के 5वें और 6ठे दिन CKMB कराया और वो रेज्ड मिला तो इट मींस कि जो ये रेज्ड एंजाइम हुआ है ये दोबारा MI की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले वाले से जो राइज हुआ था वो तो 3 दिन के अंदर नॉर्मल हो गया। अब ये जो दोबारा राइज हुआ है ये किस वजह से हुआ? ये सेकंड MI की वजह से हुआ है। इसीलिए इट इज एंजाइम ऑफ चॉइस फॉर रीइंफार्क्शन, अर्ली रीइंफार्क्शन। लेकिन अगर आप कार्डियक ट्रोपोनिन पे जाएंगे 5वें या 6ठे दिन और आपको राइज मिला है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेकंड MI की वजह से हुआ है या ये पहले MI की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले MI की वजह से भी अगर हुआ है तो 2 हफ्ते तक तो राइज रहेगा, 2 हफ्ते के बाद जाके वो नॉर्मल होगा। फिर 2 हफ्ते के बाद अगर राइज होता है फिर आप बता सकते हैं कि ये सेकंड की वजह से राइज हुआ है। तो इसलिए अगर एक पेशेंट को अर्ली रीइंफार्क्शन हुआ है यानी 4थे-5वें दिन पे, तो आप ट्रोपोनिन्स की मदद से नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि ये पुराना है या ये नया हुआ है, लेकिन आप CKMB की मदद से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपनी क्लास आज ही खत्म करते हैं डिस्कशन। कल यहाँ तक अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, स्टेबल एंजाइना है, वो पेरिन्जिमेटल एंजाइना है, जितना हमने पढ़ा है। अब कल हम ये करेंगे कि जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम रह गया इसकी मैनेजमेंट कर लें, इसकी कॉम्प्लिकेशन कर लें और जो UHS के पास पेपर हैं उनको डिस्कस कर लें।
वो जितना हमने पढ़ा है इसको एक रीड दे दीजिएगा, ताकि जब हम कल क्वेश्चन डिस्कस करें तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जितना हमने नॉलेज पढ़ा है इस सबको पेपर्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, और वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है, डायग्नोसिस कैसे बनानी है। तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत ईजी हो जाएगा। अगर